बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बैरिस्टर कामरान इलियास राजा। इस बात के अंदर कोई शक नहीं है जी कि बीइंग पाकिस्तानी हम सब लोग क्रिकेट के एक्सपर्ट ज़रूर होते हैं। बेशक हमने कोई क्रिकेट खेली हो ना खेली हो, किसी अच्छे लेवल के ऊपर गए हो ना गए हों, लेकिन हम लोगों को क्रिकेट की इतनी सेंस है कि जैसे आप ये समझ लें कि जिस तरह ब्राज़ील में बच्चा बच्चा फ़ुटबॉल खेलता है, वहाँ से आपके वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स निकलते हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की बेस के ऊपर ही हमने हमेशा क्रिकेट खेली है। और हर पाकिस्तानी को तकरीबन, चले हर पाकिस्तानी मुबालगा आराई वाली बात हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि टू बी ऑन अ सेफ एंड 80% पाकिस्तानीज आर एसोसिएटेड विद क्रिकेट इन वन वे और अनदर। लाइक किसी न किसी जगह पे गली क्रिकेट खेली होगी या कुछ इस तरह किसी लेवल के ऊपर खेली होगी। तो हम लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा है और हमारा फेवरेट टॉपिक भी ये क्रिकेट है। लाइक मुल्क में जैसे मर्ज़ी हालात हो रहे हो ना, लेकिन एक अच्छी विक्ट्री हमें वो सब कुछ भुला देती है। आज हम थोड़ा सा टैलेंट से हट के ऐसी गुफ्तगू करेंगे कि शायद इसका कोई फ़ायदा हमारी क्रिकेट टीम को हो जाए, आने वाली जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने खेलना है कल को टीम में उन्हें हो जाए। शायद ये वीडियो पीसीबी तक या मैनेजमेंट तक पहुंच जाए और वो इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट बातें मैं डिस्कस करना चाहता हूं उन बातों को सुन लें तो काफ़ी चीज़ों के अंदर फ़र्क आ सकता है। देखें, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम ये समझते हैं कि आपके जिस तरह ग्रेड्स थे, इमरान खान हो गए, ज़हीर अब्बास हो गए, सरफराज नवाज़ जिन्होंने रिवर्स स्विंग ईजाद की थी और उसके बाद उन्होंने फर्दर ये रिवर्स स्विंग सबको सिखाई। शुरू में इसे कहते थे कि ये चीटिंग है, लेकिन आखिर में जब गोरों ने खुद सीख ली तो ये आर्ट बन गई। इसी तरह आप अगर फर्दर आगे चलते हैं तो एक एरा आया जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैट्समैन, फिर उसके बाद इंज़मामुल हक, फिर उसके बाद आपके सलीम मलिक, उसके बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस, फिर इस तरह मतलब काफ़ी नाम है, लेकिन दे आर ऑल इंडिविजुअल्स। इन सब की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस होती थी जिस बेस के ऊपर हम बड़े से बड़ी सीरीज़ जीत जाते थे। पता ये लगता था कि पूरी की पूरी टीम को 2Ws ने लटा दिया जी। और मज़े की बात ये कि वसीम और वकार की स्पेशलिटी तो ये थी कि पाकिस्तान से ज़्यादा वो परफॉर्म आउटसाइड पाकिस्तान करते थे। उन्हें विकेट्स अच्छी मिलती थी तो उसके ऊपर तो वो किसी को हिलने नहीं देते थे। ख़ास तौर पे जब लोग डरते थे ऑस्ट्रेलिया जाते हुए, न्यूजीलैंड जाते हुए कि वहाँ पे जाके हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो ये ऐसे बॉलर थे कि जिनसे दूसरी टीम्स डरती होती थी। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करना चाहते हैं वो ये है कि देखें, हमारा ये होता है जी कि कभी कभी हमें ऐसा एक बूम आता है अचानक ही कि हमारे पास कोई स्टार आ जाता है, परफॉर्मेंसेस देता है, वो एक सीरीज़ में परफॉर्मेंस देगा, 2 सीरीज़ में परफॉर्मेंस देगा, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। उसके पीछे हमने देखना है कि क्या वजह है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि हम नहीं कर रहे, क्या ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से हमारे स्टार ज़्यादा अरसा टिक नहीं पा रहे। मेरे ख्याल में आपके जो लास्ट रिनोन स्टार थे वो तो शाहिद अफरीदी थे। उसके बाद नो डाउट अब मोहम्मद आमिर भी आए, उसके बाद ये शाहीन अफरीदी, इनका भी एक 2 साल का टाइम पीरियड था जिसके अंदर इन्होंने इंडिया वालों को हिला के रख दिया था। इंडिया वालों के अलावा भी इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी उस टाइम, लेकिन उसके बाद ये उस परफॉर्मेंस को सस्टेन नहीं कर सके। फिर इसी तरह आपका हारिस था, वो भी बड़ा मतलब शुरू के अंदर अनप्लेएबल सा हो गया था कि 150 प्लस के ऊपर बॉलिंग कर रहा है और उसका कंट्रोल भी था, लेकिन वो भी इस चीज़ को फर्दर कैरी नहीं कर सका। तो इसकी क्या ऐसी वजह होती है कि जिस वजह से ये स्टार ज़्यादा अरसा हमारे पास टिक नहीं सकते, या अगर टिकते भी हैं तो ये टीम के ऊपर एक बोझ सा बन जाते हैं। देखें, इस बात को तो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता कि आपकी कोई भी जो चीज़ है ना, वो स्पोर्ट्स हो या किसी जगह पे आपने कोई काम करना हो, कुछ भी आप करें, आपकी मेहनत के साथ साथ आपका जो मेंटल लेवल है वो उतना होना चाहिए कि आप उतना परफॉर्म कर सकें, उसे सस्टेन कर सकें। जब हम बात करते हैं ना अपने पुराने ग्रेड्स की, तो आप यकीन करें कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग थे। लाइक
वसीम अकरम या वकार यूनुस की हम अगर बात करते हैं तो दे न्यू ईच एंड एवरीथिंग। इमरान खान तो इस लीग में थे ही नहीं ना, उनकी तो मतलब आउट ऑफ दिस लीग थे कि उन्हें तो हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग थी और उनका एक रिस्पेक्ट लेवल था वो बहुत ऊपर था। ऑक्सफर्ड का पढ़ा हुआ बंदा था, उसके बाद गोरे भी उस बंदे से घबराते थे। हो क्या रहा है हमारी टीम के साथ कि अपने टैलेंट की बेस के ऊपर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद शायद परेशान हो जाते हैं इतनी बड़ी चीज़ें देख के। तो इनका मुझे ये फ़ील होता है कि इन्हें जहाँ पे आपके मुख्तलिफ़ कोचेज़ हैं, नो डाउट आपके तो इंटरनेशनल कोचेज़ आते हैं जी। अभी गैरी कर्स्टन थे जिन्होंने अभी रिसेंटली रिज़ाइन किया है, फिर उसके बाद जेसन गिलेस्पी भी आपके कोच हैं। तो ये सारे बाहर से आते हैं, नो डाउट ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको इनके साथ साथ एक अच्छे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत है। जब खिलाड़ियों को एक मेंटली ये स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो फिर इन्हें रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, फिर ये नहीं रुकेंगे। अब स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, वो इन्हें ऐसी चीज़ें इनकी ऐसी वो ट्रेनिंग करवाता है कि जिससे इनका मेंटल लेवल एक दूसरे लेवल के ऊपर चला जाता है। वहाँ पे आप फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका बाबर आजम भी विराट कोहली के मुकाबले का प्लेयर बन गया है। शायद बाबर आजम की कुछ शॉट्स विराट कोहली से अच्छी हों, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंटल टफनेस तो मैं ये आपको बताऊं कि विराट कोहली वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बंदा है। उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड ये काम करते हैं अपने ऊपर। अगर इन्होंने क्रिकेट खेलनी है मुल्क के लिए तो ये पूरी तरह अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं कि अब हम अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं। तो जब आपकी इस लेवल की डेडिकेशन होती है तो फिर लाइक वट एवर यू डू इट इज़ फॉर योर कंट्री, मतलब इट इज़ फॉर द स्पोर्ट्स एक्चुअली, कि हम ये स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और इसके अंदर हमने अपना 100% देना है। आपकी देखें एक अच्छा प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में बहुत छोटा सा फ़र्क होता है। ये फ़र्क होता है आपके एटीट्यूड का। अब एटीट्यूड ऐसे नहीं आ जाता कि आप गए हैं, कानों में आपने एयरपॉड लगा दिए हैं, बैठे हैं जी जहाज़ में, तो वहाँ पे आपने लैपटॉप अपनी खोल ली है। ये एटीट्यूड नहीं है। ये तो सामने नज़र आ रहा होता है कि यू आर जस्ट मेकिंग थिंग्स अप। एटीट्यूड ये होता है कि आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। उसके बाद आपकी इस ग्रूमिंग के अलावा आपको यू नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे अक्सर खिलाड़ी वो ये परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आज ये मैच जीत जाते हैं और मैं अगर मैन ऑफ द मैच बन गया तो आगे इंटरव्यू कौन देगा? आगे तो वो अंग्रेज़ी में इंटरव्यू करेगा। देखिए अंग्रेज़ी इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, वो तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख ही जाते हैं। लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर आपको नहीं भी आती तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं। लेकिन इस चीज़ को अपने ऊपर सवार कर लेना, आप देखें आपकी परफॉर्मेंस यहाँ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। कोई एक भी अगर ऐसी चीज़ हो ना तो ये आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर, ओवरऑल एटीट्यूड के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर किसी जगह पे जाते हैं, आप वेल ड्रेस्ड हैं और आप बातचीत भी अच्छी कर लेते हैं, तो आप यकीन करें आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक दूसरे लेवल पे होगा। लेकिन अगर आपके ड्रेस के अंदर कोई फ्लॉ है कि सपोज़ आपको कोई बटन टूटा हुआ है या कोई ऐसी बात है, तो आप अनइंटेंशनली आप उस तरह वो आप कॉन्फिडेंस वहाँ पे शो नहीं कर सकेंगे। तो ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम सारी रिजॉल्व कौन कर सकता है? ये आपका एक स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, मुझे एक और चीज़ के ऊपर भी एतराज़ है कि जब से हम क्रिकेट देख रहे हैं तो मुझे याद है कि एक टाइम में जावेद मियांदाद हमारी टीम के कोच होते थे। उन्होंने टीम को बड़ा अच्छा मैनेज किया और टीम वो समझते भी थे सारी बात, पाकिस्तानी कल्चर को समझते थे, इनका मेंटल स्टेट को समझते थे सबकी, तो वो बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते थे। लेकिन उसके बाद हमने ये फ़ैसला किया कि नहीं, हमें फ़ॉरेन कोच चाहिए। अब मुझे आप ये बताएं कि एक आपका फ़ॉरेन कोच है, वो आके आपको इंग्लिश में अगर आपसे कोई बातें करता है तो आप उसकी कितनी बातें समझ लेंगे? फिर उसके बाद वो जिस कल्चर से आया है आप उस कल्चर का हिस्सा नहीं है। देखें, आप अगर बात करते हैं वेस्ट की, तो वहाँ पे तो आपकी डाइट भी मुख्तलिफ है। हमारी डाइट और उनकी डाइट का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम जो कुछ खाते हैं वो वैसे हेल्दी तो होता नहीं है, लेकिन बहरहाल वी आर यूज्ड टू इट कि हम जब तक रोटी ना खाएं हमें सुकून ही नहीं आता। तो
मैं ये कहता हूँ कि आपके अभी के जो कोचेज़ हैं, अब जिस तरह गैरी कर्स्टन को ले लें, गैरी कर्स्टन बहुत अच्छा कोच होगा, हो सकता है, मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गैरी कर्स्टन ने कौन सा वर्ल्ड कप अपनी टीम को जिताया है? उसने तो अपनी टीम को कोई वर्ल्ड कप नहीं जिताया ना। तो वो अगर अपनी टीम को नहीं जिताया तो वो आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है कि एक चीज़ जो कि उसने खुद हासिल नहीं की वो उसमें वो हासिल करने में आपको कैसे हेल्प आउट कर सकता है? इसके अंदर इस लेवल के ऊपर कोचिंग जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। कोचिंग का एक बड़ा लिमिटेड सा रोल होता है आपकी पूरी गेम प्ले में। आप जब एक टीम के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर तो प्योरली आप अपने टैलेंट के ऊपर सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पे कोई वैसी ऐसी एकेडमीज़ नहीं है, यहाँ पे आपकी टेक्निक के ऊपर उस तरह की वर्किंग नहीं की जाती। आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर, अब तो वो क्रिकेट भी नहीं रहेगी, तो आप बेसिकली टैलेंट के ऊपर सेलेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी पक्की हो जाती हैं। अब जिस तरह के साइम अयूब है, उसे आप जितना मर्जी या रोक लें, लेकिन वो नो लुक शॉट तो खेलेगा ही खेलेगा। तो नो लुक शॉट से हालांकि उसे नुकसान भी होता है, लेकिन उससे उसे फ़ायदा भी होता है। अब बात यह है कि हम ये समझते हैं कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो आगे जाके कुछ अच्छा भी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें, अब ये चीज़ उसकी आप इस आदत को ना रोक नहीं सकते। हाँ, मैं जैसे कि बार बार अब तीसरी चौथी दफ़ा मैं नाम ले रहा हूँ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का। आपको क्रिकेट के अंदर या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। साइकोलॉजिस्ट का काम ही आपको मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग कर देना होता है कि फिर उसके बाद आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस ना हो कि आप जहाँ कहीं भी जाएं परफॉर्म करें, आप रिलैक्स होकर परफॉर्म करें। जब आप रिलैक्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो जी, वैसे भी मेरा अपना ये टॉपिक तो है नहीं। मैं तो वैसे क्योंकि आजकल क्रिकेट की ज़्यादा बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं भी इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी इनपुट दे दूं, शायद फ़ायदा हो जाए हमारी टीम को। तो बस मैं इन दी एंड ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान टीम को चाहिए कि एक अच्छे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के अंदर इन्वेस्ट करे, और ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कोई ऐसा होना चाहिए जो कि इन खिलाड़ियों की लैंग्वेज को समझता हो, इनके कल्चर को समझता हो, और उसके बाद आप उसे हायर करें। इतने ज़्यादा पैसे किसी आउटसाइडर को देने की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अभी भी जैसे कि आपने देखा कि आकिब जावेद हमारे अपने हैं, उन्होंने आके जो अपनी स्कीम दी उससे हम एक टेस्ट सीरीज़ जीत गए। अब ये बाहर वाले जो हैं वो ऐसी स्कीम तो कोई नहीं लेके आ रहे थे ना, या लेके आ भी रहे हों उसके ऊपर अमल दरामद तो नहीं हो रहा था। तो मैं ये कहता हूँ जी कि अपनों के ऊपर ज़्यादा एतबार करें। काफ़ी ज़्यादा हमारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि फ़ारग बैठे हुए हैं, उन प्लेयर्स को भी मौका दें कि वो टीम के बच्चों को कुछ सिखाएं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस तो बरकैफ अपनी जगह पे मौजूद है ना। तो आज के लिए जी इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।